हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल से यानी कि वस्त्र विज्ञान से, जिसमें हम वस्त्रों की रंगाई के बारे में स्टडी करेंगे। रंगाई क्या होती है? तो वस्त्र को जब हम रंगते हैं, वस्त्र को विभिन्न प्रकार से रंगा जाता है और रेशे के समय रंगा जाएगा, धागे के समय भी रख सकते हैं, लक्ष्यों के रूप में रख सकते हैं, या जब वस्त्र आपका फैब्रिक बन जाता है तो हम तभी रंगते हैं। और गारमेंट बनाने के बाद भी रंगा जा सकता है ना। तो वस्त्र को हम विभिन्न प्रकार से रंगते हैं। वस्त्र को रंगने से क्या होता है? वस्त्र में विविधता आती है। जो आपके गारमेंट्स होते हैं उसमें क्या होती है? विविधता आती है। एक ही प्रकार का जो कपड़ा होता है उसको रंगने के माध्यम से विभिन्न प्रकार के डिजाइन में बना सकते हैं। विभिन्न अलग अलग तरह के हम लुक उसको दे सकते हैं। तो इसलिए वस्त्रों की रंगाई की जाती है। वस्त्रों में विविधता लाने के लिए, एक ही कपड़े में विविधता लाने के लिए वस्त्रों की रंगाई की जाती है। इससे वस्त्र आकर्षक बनते हैं, सुंदर बनते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना, मनोहारी लगते हैं। तो इसलिए हम वस्त्रों की क्या करते हैं? रंगाई करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम रंगाई के बारे में स्टडी करेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण समझेंगे कि रंगाई को कितने भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक रंग क्या होता है, सिंथेटिक रंग क्या होता है, देखेंगे कि आपके अम्लीय रंग क्या है, क्षारीय रंग क्या है, उदासीन रंग क्या होते हैं, है ना, वेट डाई क्या है, बेसिक क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। रंगाई से मतलब आप समझ चुके हैं कि जब हम वस्त्र को रंगने की क्रिया क्या कहलाती है? लाई जाती है। वस्त्रों को आकर्षक सुंदर बनाया जाता है। रंगाई एक प्रकार से क्या है? आपकी फिनिशिंग है, परिसज्जा की प्रक्रिया। परिसज्जा के अंतर्गत रंगाई आती है। ठीक है, देखिए रंगाई के लिए हमें रंगने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? हमें पहले रंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक रंग की बात करें तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं रंजक, दूसरे को वर्णक। रंजक मतलब डाई और वर्णक मतलब होता है पिगमेंट। रंजक मतलब आपका क्या होगा? डाई। रंजक मतलब डाई, इजंट इट। और वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट। पिगमेंट। तो प्राकृतिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक रंग आपके दो प्रकार के होते हैं, रंजक और वर्णक। रंजक मतलब डाई और पिगमेंट मतलब वर्णक, इजंट इट। तो हम समझते हैं, पहले हम रंजक को समझते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो रंगने का काम करते हैं और दोनों हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। तो क्या अंतर है? तो जो आपका रंजक है ना, डाइंग है, वो क्या होता है? वो जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वर्णक है वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, घुलनशील का मतलब होता है जब आप रंजक से, डाइंग से रंग करते हैं कपड़े को, तो वो कुछ समय बाद, धोने के बाद बहुत बार धोएंगे तो वो हल्का होने लगता है, यानी कि उतरने लगता है। क्यों उतरने लगता है? क्योंकि ये जल में घुलनशील है, जल में घुल के उतरने लगता है। ठीक है, लेकिन जब पिगमेंट से हम रंगते हैं तो क्या होता है? वो अघुलनशील होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जब पिगमेंट से हम कपड़े को रंगेंगे तो क्या होंगे? कपड़े का कलर नहीं उतरेगा, इजंट इट। कपड़े का कलर एज इट इज, जिसे हम पक्का रंग कहते हैं। तो पिगमेंट से रंगने से क्या होता है? रंग पक्का चढ़ता है। समझ में आई बात? घुलनशीलता और अघुलनशीलता का अर्थ यही है कि आपके जो डाई से हम रंगते हैं तो वस्त्र कुछ समय बाद हल्के पड़ने लगते हैं, उसका कलर उतरने लगता है। ठीक है, पानी में डिजॉल्व होने लगता है। लेकिन वर्णक से करेंगे तो वो चूंकि पानी में डिजॉल्व नहीं है तो वो अघुलनशील है, इसलिए वो रंग क्या करता है? पक्का चढ़ाता है। रंग को घोलकर वस्त्रों को रंगा जाता है। और वर्णक के लिए क्या किया जाता है? रंजक में जब हम वस्त्र को रंगते हैं, डाई से रंगते हैं, तो वस्त्र को पहले किसी डिजॉल्व चीज़ों में घोलना पड़ेगा जिसमें वो डिजॉल्व हो जाए, जिसमें वो घुल जाए। ठीक है, मोस्टली पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो उसको घोल के हम यूज़ करते हैं रंगने के लिए। लेकिन वर्णक की जब बात करते हैं तो वर्णक में एक फिक्स करने वाला पदार्थ हो जाता है। वर्णक से वस्त्र रंगने के लिए अलग से सटाने वाले पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसको कि फिक्सिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्सिंग एजेंट। तो वर्णक से वस्त्र को रंगने के लिए फिक्सिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपके रंजक से वस्त्र कैसे होंगे? तो रंग फीके चढ़ेंगे और कच्चे होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगी? आपके वर्णक से रंग गहरे चढ़ते हैं और पक्के चढ़ते हैं। रंग आपके रंजक में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रेशों में प्रविष्ट कराया जाता है, केमिकल प्रोसेस द्वारा भी कराया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है? वर्णक में रासायनिक प्रक्रिया लागू नहीं की जाती है। वर्णक में रासायनिक प्रक्रिया से वस्त्र को नहीं रंगा जाता है। ये क्या होता है? महंगा होता है, आपका महंगा होता है। और वर्णक होता है उसके अपेक्षा ये सस्ता होता है। वर्णक से रंग पक्का हो चढ़ता है, प्रयोग में भी आसानी है और सस्ता होता है।
ठीक है। और ये जो आपके रंजक हैं, डाई हैं, इसके इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बारीक होते हैं। और क्या होता है, और इसमें बात कर लेते हैं, इसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं और प्रकाश से क्या होता है, बार बार धोने से कोई असर नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि रंग कैसे चढ़ेंगे, रंग पक्के चढ़ते हैं। ठीक है, ये तो अंतर हो गया रंजक और वर्णक में। क्या हमने अंतर देखा आपके रंजक में? हमने कहा कि रंजक क्या होता है, डाई जल में घुलनशील होते हैं और इसमें रंग को वस्त्रों में घोल कर लगाया जाता है। रंग फीके होते हैं यानी कि कच्चे होते हैं। इनमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भी रेशों में प्रविष्ट कराया जाता है। वर्णक क्या होते हैं, आपके महंगे होते हैं, है ना। वर्णक की अपेक्षा ये क्या होते हैं, डाई महंगे होते हैं, isn't it? वर्णक क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, सटाने वाले पदार्थ की आवश्यकता होती है यानी कि फिक्सिंग एजेंट की आवश्यकता होती है। वर्णक से रंग पक्का चढ़ता है, आसानी से चढ़ता है, बार बार धोने पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि वर्गीकरण क्या है, कितने वर्गों में हम क्लासिफिकेशन करके आपके कलर को, रंग को देखते हैं। तो प्राप्ति के स्रोत के आधार पर पहले हम वर्गीकरण करेंगे, तो देखेंगे हम दो आधारों पर करते हैं। एक को हम कहते हैं नेचुरल कलर, ठीक है, और दूसरा संश्लेषित यानी कि सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होगा, संश्लेषित मैन मेड होता है, इसको मैन मेड कलर भी कह सकते हैं। नेचुरल डाई, ठीक है, नेचुरल डाई एंड मैन मेड डाई, मैन मेड डाई भी कह सकते हैं इसको, और संश्लेषित डाई भी कह सकते हैं। तो पहले आधार क्या हमने रखा, हमने प्राप्ति के स्रोत के आधार पर कहाँ से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है या मानव ने बनाया है, मानव निर्मित है। ठीक है, मानव निर्मित को हम मैन मेड कह सकते हैं, संश्लेषित करते हैं, है ना, केमिकल कह सकते हैं, विभिन्न नामों से हम इसको जान सकते हैं। चलिए हम पहले देखते हैं। देखिए ये नेचुरल डाई है, ठीक है, नेचुरल डाई का यहाँ पे क्लासिफिकेशन, नेचुरल डाई को भी हम अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करेंगे, जो आपके स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर हमने क्या दो भागों में बांटा, आपके नेचुरल और हमने संश्लेषित बांटा है ना, यही किया ना। स्रोत के आधार पर हमने प्राकृतिक और संश्लेषित दो भागों में बांटा है। प्राकृतिक को भी अब अभी हम यहाँ संश्लेषित को छोड़ देते हैं, ठीक है, संश्लेषित को छोड़ देते हैं, अभी हम प्राकृतिक की यहाँ बात करेंगे। तो जो प्राकृतिक आपके रेशे होते हैं वो भी फिर तीन जगह से हमें मिलते हैं। एक हम पेड़ पौधों से, वनस्पतिक से, दूसरा प्राणिज्य से, जंतुओं से मिलता है, और तीसरा खनिज से मिलता है। जिस प्रकार हम लोग रेशों का वर्गीकरण किया था, तो प्राकृतिक जो स्रोत है वो हमें कहाँ से मिल रहे थे, वनस्पति से मिल रहे थे, प्राणिज्य से मिल रहे थे, वनस्पति से कपास का पोक वगैरह मिल रहे थे, लिलियन मिल रहा था। प्राणिज्य से हमें मिल रहा था रेशम, सिल्क, है ना, जो सिल्क ऊन वगैरह हमें मिल रहा था प्राणिज्य से। और खनिज से हमें क्या मिल रहा था, सोना चांदी के तार वगैरह, है ना, जरी जो हम बनाते थे। तो ये उसी प्रकार इसमें भी आपके कलर में भी, डाइंग में भी क्लासिफिकेशन जब होता है, तो प्राकृतिक और सिंथेटिक दो तरीके से हमने किया पहले। अब हम प्राकृतिक की यहाँ बात कर रहे हैं। प्राकृतिक में वानस्पतिक आ जाएगा, प्राणिज्य आ जाएगा और खनिज आ जाएगा। वानस्पतिक में क्या देंगे, पेड़ पौधों से मिल रहा है, तो पेड़ के हर पार्ट से, आपके पौधे के हर पार्ट से कलर बनाया जाता था, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता था, टाइम टेकिंग होता था और बहुत ही ज़्यादा श्रम लगता था, तो अब तो बहुत सारे सिर्फ आर्टिफिशियल कलर ही आ गए हैं। अभी जो भी डाइंग होती है प्राकृतिक, वो महंगे भी होते हैं क्योंकि उसको निकालने का तरीका बहुत महंगा होता है ना। और विभिन्न अभी क्योंकि प्रकृति से, पेड़ पौधों से भी काटना भी वर्जित है, तो कलर निकालना, मतलब कहने का मतलब है प्राकृतिक स्रोत से कलर प्राप्त करना काफ़ी अभी कॉस्टली पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। इसलिए जो भी नेचुरल डाइंग के जो कपड़े होते हैं वो महंगे मिलते हैं, है ना। नेचुरल डाई के जो कपड़े होते हैं, जिसको ऑर्गेनिक भी आजकल कहा जाता है, वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं। ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं। तो हम यहाँ पे प्राकृतिक डाइंग की पहले बात कर लेते हैं, नेचुरल की बात कर लेते हैं। नेचुरल को हमने तीन कैटेगरी में डाला, वानस्पतिक, प्राणिज्य और खनिज। वानस्पतिक को भी क्या होगा, वानस्पतिक में हमें पेड़ के हर पार्ट से मिल रहा है, जैसे पत्ती से मेहंदी, है, मेहंदी मिल रही है। लिली, मेहंदी के पत्तों को भी कलर करने का काम में लाया जाता था। लिली जो फूल है आपका, हिबिस्कस भी जिसको कहते हैं, उसकी पत्ती का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तना में हम हल्दी का ले लेते हैं, पीला रंग प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार फूल में हरसिंगार, पलास, केसर, गुड़हल, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है, कलर निकालने के लिए किया जाता है। फिर हम फल की बात कर लेंगे, तो जामुन, अखरोट, अनार, इनसे कलर प्राप्त किया जाता है। छाल में कत्था, जड़ में डेडलियान, ठीक है। इन सब चीज़ों से, इन पौधों से हम कलर प्राप्त करते हैं वानस्पतिक तौर पे। प्राणिज्य की बात कर लेते हैं, तो प्राणिज्य में सबसे पहला नाम आता है मछली। अब बोलें मछली से कैसा, तो भूमध्य सागर में पाई जाने वाली एक मछली है जिसको कि टायरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टायरिंग मछली से हमें पर्पल कलर मिलता है, यानी कि बैगनी कलर हम प्राप्त करते हैं। ये मछली कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागर में पाई जाने वाली मछली, जिसका नाम क्या है, टायरिंग है।
इसका नाम टायरिंग है और इससे हमें पर्पल कलर मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कॉकस इलियास की। ये कॉकस इलियास क्या है? एक प्रकार का ये है कीड़ा है, ठीक है, जो कि ओक के वृक्ष पर पाया जाता है। ओक का जो प्लांट होता है उस पे पाया जाता है, उसकी छाल पर पाया जाता है। इससे हमें कैसा कलर मिलता है? इससे हमें रेड कलर मिलता है। कॉकस इलियस से हमें रेड कलर मिलता है। जी कहाँ मिलता है? तो ओक के वृक्ष पर ये पाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉकस कैक्टस की। ये कैक्टस के पौधे पे पाया जाने वाला कीड़ा है। इससे भी हम रेड कलर प्राप्त करते हैं, इजंट इट। उसके बाद खनिज की बात आती है, आपके जो प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल स्रोत है, इससे कलर प्राप्त करने में। नेक्स्ट हम खनिज की बात कर लेते हैं। खनिज में क्या है? जैसे कि लोहे का चूर्ण, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोम हरा वगैरह। देखिए आयरन और फेरस। आयरन को भी फेरस भी कहते हैं, जो कि लोहा होता है। मतलब आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट से कैसा रंग बनेगा? खाकी रंग बनता है। कैसा बनता है? खाकी बनता है। उसी प्रकार लेड क्रोमेट से पीला रंग बनता है। लेड क्रोमोट से पीला रंग बनता है। आयरन सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पर्शियन ब्लू बनता है। कैसा बनता है? आयरन सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पर्शियन ब्लू कलर बनाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि खनिजों के माध्यम से भी हम क्या बनाते हैं? कलर बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के कलर बनते हैं। तो ये आपका प्राकृतिक था। अब हम संश्लेषित की बात कर लेते हैं। संश्लेषित डाई क्या होता है? संश्लेषित डाई की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो इनकी खोज विलियम हेनरी पार्कर ने 1856 में की थी। किन्होंने की थी? विलियम हेनरी पार्कर ने 1856 में संश्लेषित रंगों की खोज करी थी, ठीक है। संश्लेषित रंगों के रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसको भी हम तीन भागों में, इसको क्या करते हैं? संश्लेषित रंग को तीन, हम दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। तीन नहीं, हम इसको दो भागों में बांटेंगे संश्लेषित रंग को। और हम क्या करेंगे? देखेंगे कि संश्लेषित रंग क्या होता है। वाटर संश्लेषित रंग को हम वाटर सॉल्युबल और मतलब जल में घुलनशील और जल में अघुलनशीलता के आधार पर बांटकर देखते हैं। यहाँ पे तीन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम संश्लेषित रंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, इजंट इट। यहाँ पे आप दो कर लेंगे। संश्लेषित रंग दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हम जल में घुलनशील और दूसरा हम जल में अघुलनशील के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन फिर करेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने कलर की प्राप्ति, रंग की प्राप्ति क्या की? प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण किया, तो प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक में हम लोगों ने तीन भागों में देखा था, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। संश्लेषित को हम दो प्रकार में बांटेंगे, पहले को जल में घुलनशील और दूसरा जल में अघुलनशील। तो जल में घुलनशील की जब बात आती है तो उसमें अम्लीय डाई आती है, क्षारीय डाई आती है, रिएक्टिव डाई आती है और प्रत्यक्ष डाई आती है, ठीक है। कौन कौन सी डाई आपके आ रही है? अम्लीय, क्षारीय, रिएक्टिव और प्रत्यक्ष। और जब हम जल में अघुलनशील की बात कर लेते हैं तो वेट डाई आता है, सल्फर डाई आता है, डिस्पर्स डाई आता है और एडोनाइज डाई आता है, ठीक है। कौन कौन से आता है आपके? वेट डाई, जल में अघुलनशील में वेट डाई, सल्फर डाई, डिस्पर्स डाई और एडोडाइज डाई आता है। आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए जो भी आपको समझाया जा रहा है। तो पहले हम बात किसकी करेंगे? पहले हम बात करेंगे आपके अम्लीय डाई की। जो संश्लेषित रंग में हमने अम्लीय डाई के बारे में बात करा, तो अम्लीय डाई क्या है? तो अम्लीय डाई एक तरह से हम बात कर लेंगे तो ये क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। जो आपके अम्लीय डाई है, ठीक है, ये क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं, यानी कि कार्बनिक अम्ल होते हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। जो अम्लीय डाई होता है वो कार्बनिक होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं। यह प्रोटीन जगत के रेशों के लिए अच्छा माना जाता है। जो अम्लीय डाई है प्रोटीन जगत के, यानी कि जो भी हमें प्राणिज्यों से जो रेशे मिल रहे हैं वो प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं, उसके लिए अच्छा माना जाता है। वनस्पति जगत के रेशों के लिए यह क्या होते हैं? मतलब उतने अच्छे नहीं होते, अनुपयुक्त होते हैं, यानी कि इसे रंगेंगे तो कलर उतर सकता है, ठीक है। जैसे वनस्पति जगत के रेशे क्या होता है? लीलन हो गया, सूत, कॉटन हो गया, है ना। तो ये जूट हो गया, ये सब क्या होता है? वनस्पति जगत से रेशे मिलते हैं। तो इसके लिए जो अम्लीय डाई है, एसिड डाई है, वो अनुपयुक्त होते हैं। किसके लिए उपयुक्त होते हैं अम्लीय डाई? तो अम्लीय डाई आपके जो एनिमल फाइबर्स मिलता है, यानी प्रोटीन जगत के जो रेशे होते हैं उसके लिए बेहतर होते हैं, इजंट इट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हमने यहाँ पे अम्लीय डाई लिखा भी है, देखिए। अम्लीय डाई क्या होता है कि अम्लीय क्या होता है? ये कार्बनिक होते हैं, ठीक है, हमने आपको बता दिया ये क्या होता है। ये कार्बनिक होते हैं, या सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, या प्रोटीन जगत के रेशों के लिए उपयुक्त तथा वानस्पतिक जगत के रेशों जैसे कि सूती, लीलन आदि के लिए अनुपयुक्त होते हैं। अम्लीय रंग ऊनी वस्त्रों में सबसे बेहतर तथा सबसे सस्ते भी होते हैं, ठीक है। ऊनी
जो कलर ऊनी जो वस्त्र होते हैं उसको रंगने के लिए अम्लीय रंग बहुत ही अच्छा होता है, बेहतर भी माना जाता है और सस्ता भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके क्षारीय रंग की। जल में घुलनशील जो दूसरा आपका आता है रंग, वो है क्षारीय रंग, जिसको कि अल्कलाई डाई या बेसिक डाई कह सकते हैं। ठीक है, क्षारीय रंग में क्या होता है, क्षारीय रंगों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। ठीक है, जो हम घुलनशीलता के आधार पर क्षारीय रंगों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। इससे प्राणीज तथा सेलुलोजिक दोनों प्रकार के रंगों को रंगा जाता है, यानी कि आपके प्रोटीन फाइबर जो है और जो सेलुलोजिक फाइबर है, दोनों को रंगा जाता है। ठीक है, यह जल में घुलनशील होते हैं। रंग को पक्का करने के लिए मार्डेट का प्रयोग किया जाता है। मार्डेट का है क्या है, तो मार्डेट एक प्रकार से रंग को पक्का करने वाला एजेंट है। ठीक है, मार्डेट जो होता है रंग को पक्का करने वाला एजेंट होता है। इसका प्रयोग रंग को पक्का करने के लिए किया जाता है, और इससे क्या होता है, इसके प्रयोग से मार्डेट के जो कलर होते हैं रेशों के भीतर गहराई तक पहुंच जाते हैं। मार्डेट से जो कलर होते हैं वो रेशों के भीतर गहराई तक पहुंच जाते हैं। समझ में आई बात। मार्डेट क्या होता है, रंग को पक्का करने वाला एजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके रिएक्टिव डाई की, जो कि आपके जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होता है फाइबर के बीच में कोवालेंट बॉन्ड यानी कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। ठीक है, यह सेलुलोजिक रेशे के लिए उपयुक्त होता है। कॉटन, लीलन, जूट, इनके लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष रंग की। प्रत्यक्ष रंग क्या होते हैं, तो आपके जो प्रत्यक्ष रंग होते हैं डायरेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डाई कहते हैं। यह क्या होता है, ये जिसे कि हम सॉल्ट डाई भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष रंग को हम लवण डाई या सॉल्ट डाई भी कह सकते हैं। सूती, लीलन, जो आपके सूती होता है, सूती, लीलन, जूट, पटसन आदि वस्त्रों को रंगने के लिए यह उपयुक्त होता है, यानी कि अच्छा माना जाता है। इससे रंगों के वस्त्र पक्के पक्के चढ़ते हैं। इससे रंग वस्त्रों में पक्के रंग नहीं चढ़ते, अपितु हल्का रंग अपितु रंग को पक्का करने के लिए घरेलू नमक का प्रयोग किया जाता है। जो आपके डायरेक्ट डाई है उसका क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है ना। जितने भी वाटर सॉल्युबल कलर होंगे, रंग होंगे, वो क्या पानी में बार बार धोने से उतरने लगते हैं। तो रंग को पक्का करने के लिए घरेलू तौर पर आप कपड़ा खरीद के भी लाते हैं कॉटन का, तो कॉटन का या फिर जो भी आपके सेलुलोजिक फाइबर होते हैं उसको लोग क्या करते हैं कि पहले नमक वाले पानी में भी डाल देते हैं घरेलू तौर पर पक्का करने के लिए। उसमें केमिकल आपके व्यापारिक तौर पर तो पक्का किया गया है। ठीक है, उसको अलग तरीके से पक्का किया जाता है ताकि जल्दी से कलर ना उतरे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से जब कपड़ा खरीद के लाते हैं नया कपड़ा, तो उसको क्या करते हैं, ठंडे पानी में डाल के और नमक डाल के छोड़ देते हैं ताकि वो और भी पक्का हो जाए कलर। तो घरेलू इस तौर पर पक्का करने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं, तथा व्यापारिक तौर पर क्या होता है, इसको पक्का करने के लिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। व्यापारिक तौर पर आपके जो डायरेक्ट डाइज होते हैं वो किस किस पे बनते हैं, सेल्यूलोजिक कपड़े पे किया जाता है। तो उसको पक्का करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष रंग विधि में चटक और तीव्र रंगों की रंगाई होती है। इसलिए डार्क रंगों की रंगाई की जाती है ताकि डार्क रंग जो होते हैं धीरे धीरे लाइट होंगे, लाइट होगा, लाइट कलर में करेंगे, हल्के रंग में करेंगे तो और जल्दी तेजी से वो क्या हो जाता है, रंग उसका उतर जाता है। तो ये आपके क्या थे, हमने अभी पढ़ा जल में घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में वर्गीकरण किया हमने। एक जल में घुलनशील रंग का और दूसरा जल में अघुलनशील रंग का, जिसमें हमने एसिड देखा, अम्लीय देखा, क्षारीय देखा, रिएक्टिव देखा और डायरेक्ट डाई देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके जल में अघुलनशील। जल में अघुलनशील डाई क्या होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, वेट डाई। पहला जो है वेट डाई। ठीक है, जल में जो अघुलनशील डाई होता है, पहला क्या है, वेट डाई। वेट डाई क्या है, इस विधि से जो सेलुलोज के कपड़े होते हैं उसकी रंग की जाती है। जो वेट डाई है इससे सेलुलोज के कपड़ों को क्या किया जाता है, रंगाई की जाती है। इस विधि से सेल्यूलोज वस्तु की रंगाई की है, रंग पक्का चढ़ता है तथा उसमें उपयुक्त चमक होती है। परंतु रंगने के लिए बंधकों मॉड्रेंट आपको समझा दी कि मॉड्रेंट क्या है, एक फिक्सिंग एजेंट है जो कि कलर को पक्का करने के लिए यूज किया जाता है। मॉड्रेंट की आवश्यकता होती है, बंधक रेशों में सट जाते हैं और रंग पक्के पड़ते हैं। रंग पर धूप और धुलाई का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने कहा ना पहले कि क्या यह हम अघुलनशील डाई के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि पानी में आसानी से घुलते नहीं हैं, मतलब कि धोने पर जल्दी से नहीं उतरते हैं। क्यों नहीं उतरते हैं, क्योंकि कलर को पक्का करने के लिए हमने इसमें क्या लगाया है, इसमें हम मॉड्रेंट की आवश्यकता हमने ली है, जो कि अब आपके बंधक हैं, एक तरह से बांध देते हैं, कलर को बांध देते हैं और कलर कपड़े में पकड़े रहता है। धूप और धुलाई का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार की, तो जो वेट डाई होते हैं वो
कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। वेट जो डाई होता है वो कई प्रकार के होते हैं, लगभग 3 वर्गों में हम इसको बांट कर देखते हैं वेट डाई को। पहला क्या है आपका, या इंडिगो, इंडिगो डेनिम, इंडिगोसोल और एगोसोल। क्या है, इसे क्या रंगा जाता है, तो ऊनी वस्त्र को रंगाता है। जो वेट रंग तीन वर्गों में बांटा गया है, इंडिगो, डेनिम, इंडिगोसोल और एगोसोल। इन रंगों से ऊनी, रेशमी तथा प्रोटीन रेशों की रंगाई की जाती है। जो आपके कलर हैं वेट डाई के कलर, ठीक है, जिसको हमने कहा इंडिगो, डेनिम, इंडिगोसोल और एगोसोल, इससे किस प्रकार के कपड़ों की रंगाई की जाएगी, तो प्रोटीन वाले, यानी कि जो हमें प्राणियों से मिल रहे हैं, रेशम और ऊन इसमें आते हैं, है ना, उसकी रंगाई की जाती है, ठीक है। आपके सेलुलोजिक रेशे को रंगने के लिए, जो जैसे कि सूती, लीलन को यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एथ्राक्विनाइड, एथ्राक्विनाइड को यूज़ करते हैं, जो कि सेलुलोजिक रेशो को यूज़ करने के लिए होता है सूती और लीलन। सल्फर, सेलुलोज और सूती और लीलन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, एथ्राक्विनाइड का इस्तेमाल किया जाता है आपके सेलुलोजिक रेशो को रंगने के लिए। समझ में आई बात, वेट डाई समझ में आ गई है आपकी बात। अब हम सल्फर डाई की बात कर लेते हैं, जो कि क्या है, पानी में क्या होते हैं, यह पानी में अघुलनशील होते हैं। सल्फर रंग, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे अघुलनशील होगा, ठीक है। सल्फर रंग पानी में अघुलनशील होता है तथा धुलाई से रंग प्रभावहीन होते हैं, यानी कि धुलाई से का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, परंतु ब्लीच और प्रकार के संपर्क में आकर रंग फीके पड़ने लगते हैं। सल्फर रंग क्या होते हैं, महंगे होते हैं। समझ में, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि सल्फर रंग क्या है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको अघुलनशील कर लेंगे। सल्फर रंग पानी में अघुलनशील होते हैं, इसलिए इस पर धुलाई का, सूर्य के प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ब्लीच जब हम करते हैं, ब्लीचिंग की प्रक्रिया से क्या होता है, रंग फीके पड़ने लगते हैं। इजंट इट। उसके बाद फैलने वाला डाई है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, एसीटेट कलर भी कहते हैं और डिस्पर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलने वाले डाई को एसीटेट कलर भी कहते हैं और डिस्पर्स भी कहते हैं। डिस्पर्स का मतलब होता है फैला देना, यानी कि वस्त्र के सतह पर कलर को फैला देना। इस प्रकार के रंग पानी में अघुलनशील होते हैं, इससे रंगने से वस्त्रों में अभूतपूर्व चमक आती है। यानी कि जब हम डिस्पर्स डाई से कपड़े को रंगते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें चमक बहुत अच्छी आती है। डिस्पर्स डाई से रंगने में चमक बहुत अच्छी आती है, रंग पक्का चढ़ता है। पॉलिस्टर के कपड़ों के लिए उत्तम होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। इसके लिए डिस्पर्स डाई क्या होता है, उपयुक्त होता है। डिस्पर्स डाई मतलब कितना भी यूज़ कर लो वो फट जाएगा कपड़ा, लेकिन डिस्पर्स डाई के कलर नहीं उतरते। आपने देखा है, सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं, सिंथेटिक कपड़े होते हैं, उसका कलर उतरता है, नहीं उतरता है। उस पर कैसा कलर किया जाता है, उस पर डिस्पर्स डाई का यूज़ किया जाता है। डिस्पर्स का मतलब ही होता है कि फैल जाता है, ये फैलने वाले रंग होते हैं, ठीक है। और अपने जो कलर इतने मतलब अच्छे से फैलते हैं और इतने तेजी से मतलब सोख लेता है कपड़ा, कि कपड़ा फट जाएगा लेकिन कलर क्या होता है, उस पर नहीं उतरता है। Isn't it? सेलुलोजिक एसिटेट और क्लीन वस्त्रों में भी रंगा जाता है। सेलुलोजिक यानी कि जो आपके कपास वाले, जैसे कपास, लीलन, इनको भी रंगा जाता है, लेकिन उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना कि आपके पॉलिस्टर और नायलॉन पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्रेलिक वगैरह ये तो सिंथेटिक फाइबर है, इस पर यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब है, डिस्पर्स डाई का मतलब होता है, डिस्पर्स का मतलब हो गया फैलना, ठीक है। ये फैलने वाले रंग होते हैं और अपने अंदर क्या होता है, कलर को अपने अंदर ये सोखते नहीं है बल्कि फैला देते हैं। रेशो के अंदर सोखते नहीं है बल्कि रेशो पर फैला देते हैं। इजंट इट। ये मैन मेड फाइबर की जो कपड़े होते हैं उसकी रंगाई के लिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। इजंट इट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके नेप्थोलोक या एजोक कलर। एजोक कलर क्या है, तो ये एजोक जो कलर होते हैं, इसको नेप्थोलोर या एजोक, ये इसको कोल्ड कलर भी कह सकते हैं, आपके आइस कलर भी कहते हैं। ये वनस्पति रेशों की रंगाई और छपाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये पानी में क्या होता है, अघुलनशील होते हैं। सूती वस्त्र को रंगने से पहले हम क्या कहते हैं, इसको बीटा नेप्थोल और कास्टिक घोटा के घोल में डुबाया जाता है। उसके बाद क्षारीय रंगों से रंगा जाता है, मतलब उसको एक्टिव किया जाता है। जब सूती रेशों को हम रंगते हैं ना, तो उसको क्या किया कर लिया जाता है, उसको पहले एक्टिव कर लिया जाता है। समझ आई बात। तो इस प्रकार वानस्पतिक रेशों की रंगाई और छपाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये पानी में अघुलनशील होते हैं। सूती वस्त्रों को रंगने से पहले क्या किया जाता है, इसको बीटा नेप्थोल और कास्टिक सोडा के घोल में डुबाया जाता है ताकि रंग पक्का हो जाए। इसके बाद क्षारीय रंगों से रंगा जाता है। इस प्रकार रंग पॉलिस्टर, नायलॉन, एसीटेट वस्त्रों को रंगा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हमने अघुलनशील देखा।
हमने अघुलनशील पहले हमने देखा, जल में घुलनशील जो कि आपके एसिड बेस रिएक्टिव और डायरेक्ट डाइस थे। उसके बाद हम लोगों ने अघुलनशीलता के आधार पर देखा वेट डाई, सल्फर डाई, आपके डिस्पर्ड डाई और एटोनाइज डाई भी कह सकते हैं, या फिर नेफ्लोर या कोल्ड डाइस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब डाई के घटक, डाइस जो होते हैं आपके, उनको हम कैसे परमानेंट करेंगे, कैसे हम उनको रंगने के लिए किन किन और पदार्थों की, सिर्फ कलर से तो नहीं होता है। तो डाई के जो घटक होते हैं उसके कलर के साथ साथ और क्या मिलाना पड़ता है, एक्सोक्रोम। ठीक है, एक्सोक्रोम एक एजेंट होता है, इसको मिलाया जाता है, और एक क्रोमोफोर। तो एक्सोक्रोम क्या है, यह रंग को का गहरापन बढ़ाता है तथा सूर्य प्रकाश सोखने की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि कलर में ये क्या होता है, उसकी डार्कनेस को बनाता है, यानी कि कलर को पक्का करता है। और ये आपके क्रोमोफोर क्या है, ये प्रकाश में कौन सा रंग देखेगा इसका निर्धारण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, डाई के कॉम्पोनेंट्स हैं, घटक हैं, रंग के घटक हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने अब तो अभी तक हमने देखा क्लासिफिकेशन देखा। डाई को आप समझते हैं कि डाई क्या है, यानी कि वस्तु की सतह को रंगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। यह एक प्रकार से परिसज्जा है ना, परिचर्चा के अंतर्गत ही डाइंग आती है। उसके प्रकार हम बात कर लेते हैं कि हमने फिर क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन, रंगों का क्लासिफिकेशन, पहले तो हम लोगों ने देखा रंग हमें कहाँ से मिल रहे हैं, तो प्राकृतिक स्रोत पे हमें वर्णक और क्या मिलते हैं, रंजक मिलते हैं, डाई और पिगमेंट मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोगों रंगों का क्लासिफिकेशन कितने के प्रकार से किया, प्राकृतिक और सिंथेटिक किया। प्राकृतिक में विभिन्न रंगों को हम लोगों ने देखा ना, प्राकृतिक में हम लोगों ने विभिन्न रंगों को देखा। उसके बाद हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर की बात करी। प्राकृतिक में हम लोगों ने देखा था वानस्पतिक, जिसमें कि पत्ती से, तना से, फूल से, फल से, जड़ से मिल रहा है। प्राणिज में हमने मछली से भी देखा था, कीड़े मकोड़े से रंग प्राप्ति की देखी थी। खनिज में हमने आपके लोहे से आपके क्रोम हरा, आपका रेड रंग देखा, क्रोम हरा देखा, पीला रंग देखा, किस प्रकार से पर्शियन ब्लू कलर बन रहा है ना, केमिकल से, वो हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी आपके सिंथेटिक फाइबर में। सिंथेटिक फाइबर में हम लोगों ने उसको दो कैटेगरी में फिर बांटा, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। जल में घुलनशील क्या था, आपका एसिड था, यानी कि आपका अम्लीय था, क्षारीय था, रिएक्टिव और डायरेक्ट डाइस। उसके बाद अघुलनशीलता के आधार पर हम लोगों ने देखा था वेट डाइस, सल्फर डाइस और डिस्पर्स डाइस, एटोनाइज डाइस। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं रंगाई की अवस्था। ये तो डाइस की हमने बात की कि रंग कितने प्रकार से कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कितने स्रोतों से हम रंग प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, कौन से रंग पक्की चढ़ते हैं, कौन से रंग हल्के चढ़ते हैं। और रंग को पक्का करने के लिए हमने क्या देखा था, रंग को पक्का करने के लिए भी हम उसमें फिक्सिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। रंग को पक्का करने के लिए हम लोगों ने फिक्सिंग एजेंट देखा कि हम एक्सोक्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्रोमोफोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रंगने की अवस्था देखेंगे कि रंगों को कितने प्रकार से रंगा जाता है। देखो, रेशों के रंगाई के लिए 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहले को हम कहते हैं टॉप डाई, डॉप डाई और स्टॉक डाई। टॉप डाई में क्या होता है, अगर हम टॉप डाई की बात करें तो इससे हम वर्स्टेड उलेन, यानी कि जो महंगे उलेन कपड़े होते हैं ना, उसको रंगा जाता है। जब हमने उलेन का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि आपके वर्स्टेड उलेन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं। उनकी प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस की जाती है। जो सिर्फ उलेन कपड़े होते हैं उसमें कुछ जो आपके प्रोसेस प्रक्रिया कम कर दी जाती है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाके वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो टॉप डाई क्या है, टॉप डाई में वर्स्टेड उलेन रेशो की रंगाई की जाती है। टॉप डाई फिर की बात कर लेते हैं, इसमें कृत्रिम रंग के जो कृत्रिम फाइबर होते हैं उसकी रंगाई की जाती है, कृत्रिम रेशे रंगे जाते हैं। स्टॉक डाई में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के रेशों को रंगा जाता है। तो रेशों की रंगाई कितने प्रकार से की जाती है, रेशों की रंगाई 3 प्रकार से की जाती है। टॉप डाई में आपके ब्रस्टेड उलन क्लॉथ, ठीक है, डॉप डाई में कृत्रिम रेशो जो मैनमेड फाइबर होते हैं, और स्टॉक डाई में मैनमेड फाइबर और नेचुरल फाइबर दोनों की रंगाई की जाती है। Isn't अब हम पहले बात कर लेते हैं दूसरी बात। ये तो हमने कहा था रेशों को, कि रेशों के समय कैसे। अब लक्ष्यों को, जब रेशे से हमने धागा बना लिया, और धागा की क्या है, लंबी लंबी लक्षियाँ हैं, जैसे ऊन की लक्षियाँ होती हैं, आपने देखा है ना, ऊन की लक्षियाँ, जो ऊन आपके उलन बनते हैं, ऐसे ऐसे लक्षियाँ होती हैं। तो अब हम लक्षियों की अवस्था में, पहले हम रेशों की अवस्था में भी कलर उसको रंग सकते हैं, जब वो कच्ची अवस्था में, जब हमने धागा नहीं बनाया है, उस अवस्था में भी वस्त्रों को रंगा जाता है, रेशों को रंगा जाता है। तो उसको हमने रेशों की रंगाई में देखा, टॉप डाई, डॉप डाई और स्टॉक डाई। ठीक है, उसके बाद हम लक्ष्यों के आधार पर देखेंगे कि यान अब जब धागे बन चुके हैं तब हम रंगते हैं। तो और उसके बाद हम तैयार वस्त्र की रंगाई भी देखते हैं। ठीक है, जब यान बन जाता है तो उसकी रंगाई की जाती है। ठीक है, यान का मतलब क्या है, धागा। जब हमने क्या बना लिया, रेशों से बना लिया धागा। ठीक है, रेशों से धागा बना लिया, उस प्रक्रिया में कैसे रंगेगी, तो इसके लिए हम यान
को रंगाई करते हैं। सूती लिनन वस्त्रों को रंगने के लिए जो रेशों की लकड़ियाँ होती हैं उसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो लकड़ियों को जब हम रंगते हैं यानी कि धागों को रंगने के लिए सूती और लीलन के धागों को मुख्य रूप से रंगा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, पहले रेशों को बाँटकर तैयार कर लिया जाता है, लकड़ियाँ बना ली जाती है, यानी कि आपके धागे से लकड़ियाँ बना ली जाती है और लकड़ियों को एक छड़ होता है, छड़ के ऊपर लटका दिया जाता है। फिर टैंक में कलर घोल के या फिर किसी टब में कलर घोल के उसमें बार-बार लकड़ियों को घुमाते जाया जाता है। इस प्रकार लकड़ियाँ रंग जाती हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि रेशे की अवस्था में रंगाई, उसके बाद लकड़ियों की अवस्था में रंगाई। लकड़ियों की अवस्था में यानी कि अब धागा बन चुका है, तब धागे की रंगाई को हम क्या कहते हैं, लकड़ियों की अवस्था में रंगाई। इसके लिए किसी बड़े से बर्तन में कलर को डाल लिया जाता है और उसमें फिर लकड़ियों को डाल के उसको बार-बार उलट-पलट के घुमा के रंग चढ़ाया जाता है। ठीक है? उसके बाद हम अब बात कर लेते हैं तैयार वस्त्र की रंगाई। जो तैयार वस्त्र होते हैं, अब आपने क्या बनाया है, पहले रेशे से धागा बनाया, रेशे की अवस्था में भी रंगा कुछ रेशों को, धागा की अवस्था में भी रंगा, तैयार वस्त्र की अवस्था में भी कुछ को रंगते हैं। ठीक है? जैसे कि तैयार वस्त्र, जब वस्त्र तैयार हो गए उसके पश्चात जब रंगा जाएगा तो उसको हम तैयार वस्त्र की अवस्था में रंगाई कहते हैं। तो इस प्रकार हम रंगाई 3 अवस्था में देख लेते हैं। आपकी जो कच्चा माल है यानी कि जो आपके रेशे हैं उसमें जब अभी धागा नहीं बना हुआ है, फिर धागा जब हम लोग बना लिया, लक्ष्य बना लिया, उसके आधार पर उसको रंगाई किया, उसके बाद तैयार वस्त्र की रंगाई हम लोगों ने करी। ठीक है? अब बात हम कर लेते हैं रंगाई के प्रकार की। रंगाई कितने प्रकार की होती है? तो जब हम रंगाई के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक रंगाई। जिंक रंगाई क्या होती है? तो जिंक रंगाई आपके कृत्रिम जगत के कपड़ों पर रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इसमें एसीटोन, रेयान, नायलॉन इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। जब कृत्रिम जगत के कृत्रिम फाइबर को जब हम रंगते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर को रंगते हैं, तो उसको रंगने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जिंक रंगाई। ठीक है? एसीटोन, रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, इनको रंगा जाता है जिंक रंगाई के द्वारा। ठीक है? उसके बाद आपकी बात आती है क्रॉस रंगाई। क्रॉस रंगाई क्या है? जब देखिए, जब 2 या 2 से अधिक रेशों से बने वस्त्र जो होते हैं, या मान लो कि एक कॉटन ले लिया और एक ऊन ले लिया, एक कपास का रेशा, एक ऊन का रेशा, ठीक है? तो जब इनको रंगा जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रॉस रंगाई के नाम से जानते हैं। अलग-अलग प्रकार के क्रॉस रंगाई में अलग-अलग प्रकार के जो प्रॉपर्टीज़ के जो रेशे होते हैं, अलग-अलग गुण के जो रेशे होते हैं, जैसे कॉटन उसका अलग गुण है, उसकी अलग विशेषता है, आपका जो ऊन है उसकी अलग विशेषता है, या फिर सिल्क ले लीजिए, कॉट्स वूल बनाना है, ठीक है? आपको आप कॉटन सिल्क बनाना है, कॉटन सिल्क कपड़ा कॉटन और सिल्क होता है, तो दोनों तो रेशे, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है ना, तो इसमें क्या होता है, 2 अलग-अलग अलग प्रकार के रेशों से बने वस्त्र को रंगा जाता है क्रॉस डाई में, ठीक है? जैसे कॉट्स वूल, टेरी कॉटन, टेरी में टेरिलिन है और कॉटन है टेरी कॉटन, तो दोनों की प्रॉपर्टीज रेशों की अलग अलग होती है। तो क्रॉस डाई से जब कपड़े रंगे जाते हैं ना, तो अलग अलग कलर चढ़ते हैं। यानी कि कॉटन, अगर हम कॉट्स वूल बना रहे हैं तो कॉटन के रेशों पे अलग कपड़ा चढ़ेगा, एक ही कलर, मान लो हमने ब्लू कलर में रंगा, ठीक है, तो कॉटन के रंगने पे उस पर क्या चढ़ेगा, थोड़ा सा लाइट चढ़ेगा, आपके वूलन जो रेशे होते हैं उस पर डार्क चढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका मतलब कहीं लाइट कहीं डार्क ऐसा कलर आपको दिखेगा, यानी कि असमानता दिखाएगी। दोनों अलग अलग सेट पकड़ते हैं। दोनों क्रॉस डाई में 2 रेशो का इस्तेमाल किया जाता है, 2 अलग अलग गुण के रेशो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कॉटन उल, टेरी कॉटन, टेरी उल, कॉटन सिल्क, है ना। तो इस प्रकार दोनों जो रेशे होते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग सेट पकड़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस डाई कहते हैं। समझ में आई बात? इसको क्या कहते हैं, क्रॉस डाई कहते हैं। दोनों रेशे एक ही विधि से रंगा जाता है, लेकिन अलग अलग उन पे क्या होता है, सेट पड़ता है। दूसरी बात हम करते हैं बांध का रंगाई, जिसको कि हम टाई एंड डाई भी कहते हैं, बंधेज रंगाई। बंधेज के कपड़े सबने पहने होंगे, कभी ना कभी जरूर पहने होंगे। बंधेज के कपड़े बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, सुंदर लगते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, तो वस्त्र को बांध कर वस्त्रों के रंगने की कला, ठीक है, को क्या कहते हैं, बंधेज कहते हैं। वस्त्रों को बांध दिया जाता है धागे से, ठीक है, बीच बीच में बांध, डिजाइन के अनुसार जैसा डिजाइन है वैसा हम बांध देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये क्लोथ है, ठीक है, आपको फूल की डिजाइन बनानी है, तो आपको ऐसे फूल बनाना है इस पर, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इस छोटे छोटे फूल के आकार में, यानी कि एक पत्ती को पहले बांधेंगे, इसको इतना बांधेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके बांधा जाएगा, फिर दूसरी पत्ती को बांधा जाएगा, ठीक है, फिर तीसरी पत्ती को बांधा जाएगा, ऐसे फूल बनेगा ना, फिर चौथी, पांचवी, अलग अलग बांधा जाएगा, ठीक है, फिर बीच में बांधा जाएगा। बांधने के में हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, सिक्के का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जो छोटे सिक्के आते हैं, पहले 5 पैसे 10 पैसे, इन सिक्कों का भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, अनाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, चने की दाल, चावल, इन सब का इस्तेमाल करके भी बंधेज
बनाई जाती है, यानी कि इसको कपड़े के बीच में रखा जाता है, फिर धागे से लपेट के पूरा बांध दिया जाता है। तो जो कलर जिसमें जितना धागा लपेटा रहेगा, बांधा रहेगा, उस पर कलर नहीं चढ़ेगा, बाकी बस रंग जाते हैं, तो वो देखने में अच्छे लगते हैं। और अलग अलग प्रकार से खोल के बांध के अलग अलग डिजाइन बनाई जाती है, डिजाइन के अनुसार इसको रंगा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, वस्त्र बांध कर रंगने की कला को बंधेज या बांधनी कहा जाता है। ये कहाँ का कला है, तो ये राजस्थान कटवा और काठवाड़ काठियावाड़ की कला है। राजस्थान, काठियावाड़, गुजरात में इसकी अधिक पॉपुलैरिटी है। स्पेशली राजस्थान और काठियावाड़ में बंधेज की रंगाई की जाती है। इस विधि में वस्त्र पर नमूने पहले बनाई जाती है, फिर धागों से बांध दिया जाता है, और ताकि जो एरिया हम लोगों ने बांधा है वहाँ रंग नहीं चढ़ेगा, और जो खुला हुआ वहाँ पे रंग चढ़ जाता है। अगर हमें ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बनाना है तो बार बार वस्त्रों को रंगा जाता है, यानी कि सुखा लिया, एक डिज़ाइन बनाई जाती है, फिर सुखा लिया जाता है, फिर खोल दिया जाता है, फिर अगली तरह डिज़ाइन बनाई जाएगी। मतलब बहुत ही ये क्या होता है, बहुत ही मेहनत वाला। इसलिए आपको जो बंधेज, प्योर बंधेज के जो कपड़े होते हैं बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, इज़न्ट इट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी रील डाई की। रील डाई की क्या होता है, हमने पहले देखा क्रॉस डाई, ठीक है, हमने बांध कर रंगाई देखा। और हमने अब क्या देख रहे हैं हम, रील डाई। रील डाई क्या होता है, तो रील में हल्के वजन के वस्त्र की बनाई होती है। जो रील डाई रंगाई होती है, हल्के वजन के वस्त्रों की रंगाई जो होती है वो रील डाई के माध्यम से की जाती है, ठीक है। संयुक्त डाई, संयुक्त डाई क्या है, इस विधि से भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, रेशे होते हैं, उसको रंगा जाता है। तब हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमने क्रॉस डाई की बात करी, क्रॉस डाई में भी तो विभिन्न प्रकार के रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार जो कि संयुक्त डाई है, विभिन्न प्रकार के रेशों को एक ही साथ रंगा जाता है, उसको हम संयुक्त रंगाई कहते हैं। एक साथ रंगना, संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो विभिन्न तरह के, विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के, विभिन्न गुण के जो रेशे होंगे, कॉटन को रंग लेंगे, लीलन को रंग लेंगे, उलन को रंग लेंगे, तो हर हर जो रेशा होगा उस पर क्या पड़ेगा, अलग अलग शेड पड़ेगा, है ना। हर अलग अलग शेड पड़ेगा, उस पर अलग अलग कलर चढ़ेंगे। एक ही कलर है, मान लो हम रेड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी पे लाइट रेड, किसी पे डार्क, है ना, किसी पे उससे भी ज़्यादा, मतलब अलग अलग डिफरेंट चढ़ेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त रंगाई कहते हैं। उसके बाद मशीन द्वारा भी रंगाई होती है। मशीन द्वारा रंगाई करने के लिए फैक्ट्रीज में रंगाई की जाती है। लंबे चौड़े बर्तन का इस्तेमाल होगा। इस विधि में तापमान को भी देखा जाता है, जो कि टेम्परेचर कितना रखना है। इस विधि में सबसे पहले क्या कहते हैं, सामान्य टेम्परेचर पर वस्तु को रंगा जाएगा, फिर मशीन में क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है। मतलब टेम्परेचर को घटा बढ़ा कर इसमें क्या की जाती है, रंगाई की जाती है। तो ये था आपका मशीन द्वारा रंगाई। तो ये आपका जो डाइंग जो चैप्टर है यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के डाइस के बारे में पढ़ा। डाइस का क्लासिफिकेशन देखा, वस्त्र को कितने प्रकार से रंगा जाता है। कच्ची अवस्था में रंगा जा रहा है, फिर उसको रेसे, मतलब जब आप तंतु है उस अवस्था में, आपके फाइबर की अवस्था में रंगा गया, फिर उसको आपने जब रील बना ली, लच्छियाँ बना ली, धागा की अवस्था में हमने रंगा, यान की अवस्था में रंगा। कुछ वस्त्रों को हम फैब्रिक की अवस्था में रंग रहे हैं, कुछ वस्त्रों को हम गारमेंट की अवस्था में भी रंगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा, हम डाइंग के बाद हम देखेंगे प्रिंटिंग, यानी कि छपाई। जो नेक्स्ट क्लास होगा वो छपाई से रिलेटेड होगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम मोस्टली चांसेस है कि 15 मई से आप लोग का एग्ज़ाम होगा। 15 से 29 मई तक शेड्यूल निकली है आज, कि 15 मई से लेके 29 मई तक आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बढ़िया से करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।